संध्या का समय था, सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान में अजीब से बादल मंडरा रहे थे। हवा में एक अनजानी ठंडक घुल गई थी जो रूह तक को कंपा रही थी। गांव के लोग बेचैन होकर इधर उधर भाग रहे थे, जैसे किसी अदृश्य खतरे से बचना चाह रहे हों। कुछ ही देर में पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। गलियों में सूनी हवाएं सरसराने लगी। हर कोई अपने घरों में दरवाजे बंद कर, खिड़कियों पर पर्दे डालकर ऐसे छुप गया मानो अगर किसी की नजर पड़ गई तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। तभी धुंध में से एक अजीब सी परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। काले धुएं जैसी लहरें उसके शरीर से उठ रही थीं। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुई, घरों में छिपे लोग किसी अदृश्य ताकत के कहर से हवा में उठने लगे। उनके शरीर दीवारों को चीरते हुए बाहर निकल रहे थे। अगले ही पल धड़ाम, एक के बाद एक सिर जमीन पर लुढ़कते गए और लाशें खामोश होकर वहीं ढेर हो गईं। सुबह होने पर पूरा गांव खून के तालाब में बदल चुका था। लोग हताशा और डर से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उसी भीड़ में रेस्टर भी मौजूद था। उसकी आंखों में सवाल थे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो चुपचाप वहां से चला गया। घर पहुंचकर वो बेचैन होकर सोचता रहा, रात को आखिर हुआ क्या था? इतने लोग कैसे मर सकते हैं? उसकी आंखों में अपने दादाजी की कहीं पुरानी बातें गूंजने लगी, जिनमें उन्होंने एक काली परछाई का जिक्र किया था। उसने ठान लिया, आज रात वो खुद देखेगा सच क्या है। फिर वही समय आया। गांव अंधेरे में डूब गया। आसमान में बादल गरजने लगे। रेस्टार एक टूटी हुई झोपड़ी की आड़ में छिपकर नजर रखे था। अचानक वही परछाई, वही सिहरन भरी आवाज, उसकी सांसें थम गईं। परछाई ने गांव में कदम रखा और जैसे ही उसने अपनी ओर इशारा किया, कुछ लोग हवा में उड़ते हुए बाहर निकल पड़े। उनकी गर्दनें एक अदृश्य धार से कट गईं। खून की धार हवा में तैर गई और फिर मिट्टी में समा गई। रेस्टार की आंखों के सामने सब हुआ। उसका शरीर सुन्न हो गया। कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव में फिर से भीड़ जुटी। लाशें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन सबके बीच रेस्टार जिंदा था। लोग उसकी ओर हैरत से देख रहे थे। ये कैसे बच गया? लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो घर की ओर भागा और वहां बैठकर बुदबुदाने लगा, दादाजी आप सही थे, वो सच में लौट आई है। कुछ देर बाद बिना कुछ सोचे रेस्टार वीरान जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वहां दूर एक पुरानी हवेली दिख रही थी। उसके टूटे शिखर पर चमगादड़ चक्कर लगा रहे थे। हवेली के चारों ओर हवा में एक अजीब सड़ांध घुली थी, जैसे वहां सदियों से मौत का बसेरा हो। रेस्टार थमकर हवेली को घूरने लगा। दरवाजा जंग लगा, पूरी तरह बंद, लेकिन उसकी ठंडी लकड़ी से एक अनजाना कंपन उसकी रूह में उतर गया। उसे महसूस हुआ उस परछाई का राज इसी हवेली में छुपा है। हवा और ठंडी हो गई। उसके कानों में दूर से वही डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, तू भी आएगा, तेरे सिर की प्यास है। पार्ट 1 में देखा कि जैसे ही धुआं हटता है और जमीन पर गिरा था, रेस्टार का लहूलुहान शरीर, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। शमशेर सिंह और उसके खूंखार गुंडे जोर जोर से हंस रहे थे, जैसे किसी शेर को मारकर गिद्ध जश्न मना रहे हों। रेस्टर का सबसे बड़ा दोस्त ज्ञान भाया ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हाथ कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुछ घंटे बाद शमशेर सिंह और उसके गुंडे वहां से चले जाते हैं। ज्ञान भाई दौड़ते हुए नीचे आते हैं। रेस्टार की लाश को सीने से लगाते हैं, चिल्लाते हैं, रेस्टार उठ भाई, तूने तो कहा था तुझे कोई नहीं मार सकता, तूने तो वादा किया था। गुस्से, दुख और टूटे दिल के साथ वो उसकी छाती पर जोर से मुक्का मारते हैं। अचानक रेस्टार की उंगलियां हिलती हैं, उसकी सांसें चलने लगती हैं। रेस्टार जिंदा था। ज्ञान भाई उसे अपनी बाइक पर डालकर सीधा एक गुप्त अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे बचा लेते हैं, पर जब रेस्टार को होश आता है वो किसी को नहीं पहचानता। उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। ज्ञान भाई उसे एक गुप्त अड्डे में छुपा देते हैं। इधर गांव में नरक उतर चुका था। शमशेर सिंह का आतंक अब हदें पार कर चुका था। हर रोज गांव में उसके गुंडों का हमला होता। लोगों के घर जलते, औरतों की इज्जत लूटी जाती, छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शा जाता। गांव वालों की आंखों में आंसू और दिल में डर बस चुका था। 2 महीने बाद ज्ञान भाई अब और सहन नहीं कर पाते। उन्होंने तय कर लिया, अब बदला सिर्फ ख्वाब नहीं, आग बन चुका है। वो रात का इंतजार करते हैं। रात हवेली में तूफान शमशेर सिंह अपने आलीशान हवेली में गहरी नींद में था। तभी मैं लौट आया, अब तेरा हिसाब बाकी है शमशेर। एक भयानक डरावनी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजती है। शमशेर सिंह की आंख खुलती है और उसके सामने खड़ा है रेस्टार। चेहरे पर जले निशान, आंखों में आग और हाथों में खून की प्यास। शमशेर सिंह चीखता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। हर रात अब एक डरावनी कहानी बन जाती है। रेस्टार अब उसका साया बन चुका था। हर कोने से आवाज आती, तूने मेरी जान ली, अब मैं तेरा साया बन गया हूँ। गांव वाले पहली बार मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब डर शमशेर सिंह को लगने लगा है। पर एक रात साजिश रच दी जाती है। रेस्टार जब वापस लौट रहा था, एक गुंडा उसका पीछा करता है और देख लेता है कि
रेस्टार अभी जिंदा है और उसके साथ कोई और भी रेस्टार जैसा दिखने वाला है। शमशेर सिंह को सारा राज बता दिया जाता है। अगली सुबह शमशेर सिंह उस गुप्त अड्डे पर पहुंचता है और उसके सामने होते हैं दो रेस्टार। शमशेर सिंह गुस्से में चिल्लाता है, मास्क हटाओ, बताओ असली कौन है। तभी दूसरा रेस्टार अपना मास्क उतारता है। वो था ज्ञान भाई। शमशेर सिंह हंसते हुए बोलता है, तो ये है तेरा खेल, अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। वो ज्ञान भाई को पकड़कर जमीन पर घसीटता है और खून बहा देता है। रेस्टार वहीं खड़ा सब देखता है, लेकिन उसे अब भी कुछ याद नहीं आता। पर तभी धुआं उठता है, चीखें गूंजती हैं। शमशेर सिंह जमीन पर पड़ा है और सामने खड़े हैं रेस्टार और ज्ञान भाई। ज्ञान भाई ट्रिगर दबाते हैं, शमशेर सिंह वहीं ढेर हो जाता है। गांव में सूरज निकलता है, चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो गांव जो कभी डर में जीता था, आज आजादी की सांस ले रहा था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव की हवा में पहले खुशबू थी, हंसी थी, पर अब वहां सिर्फ डर और सन्नाटा था। गांव में एक आदमी था, सूखा लखड़ा। नाम भले अजीब था, लेकिन उसकी क्रूरता का कोई मुकाबला नहीं। वो जब भी गांव में निकलता, लोग अपने दरवाजे बंद कर देते, बच्चे खामोश हो जाते और बूढ़ों की आंखों में डर उतर आता। बिना वजह मारपीट करना, लोगों का अनाज छीन लेना, यही उसका काम था। गांव का एक लड़का था, रेस्टार। वो भी इस आतंक से परेशान था, पर खुलकर कुछ नहीं कर पाता था। सूखा लखड़ा गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था और उसके गुंडे चारों तरफ फैले हुए थे। दिन बीतते गए, गांव में अनाज खत्म होने लगा। लोग भूख से तड़पने लगे। माओ की गोद में बच्चे भूख से रो रो कर चुप हो गए। फिर हमेशा के लिए हर गली में लाशें बिछने लगी। गांव जैसे मौत की घाटी में बदल गया था। रेस्टार ये सब देखकर अंदर से टूट चुका था। वो रोता हुआ सूखा लखड़ा के हवेली पर पहुंचा। बस एक बार लोगों की मदद कर दो, गांव मर रहा है। रेस्टार की आवाज कांप रही थी। सूखा लखड़ा ने उसकी तरफ घृणा से देखा और हंसते हुए बोला, तेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है? यहाँ भीख मांगने आया है? निकल यहाँ से। रेस्टार की आंखों से आंसू बहते रहे और वो चुपचाप चला गया। लेकिन उसी समय दूसरे गांव के दो नेकदिल आदमी, अज्जू भाई और अमित भाई, गांव की हालत सुनकर ट्रक भर के राशन लेकर निकल पड़े। पर सूखा लखड़ा को भनक लग गई। उसने अपने गुंडे भेजकर रास्ते में ही ट्रक रोक दिया और सामान गांव में घुसने ही नहीं दिया। गांव के भूखे लोग और बच्चों की माएं दूर से ट्रक को देखती रह गईं और उनकी उम्मीद भी वहीं दम तोड़ गई। ये खबर रेस्टार तक पहुंची। अब उसके अंदर का डर गुस्से में बदल चुका था। उसने तय कर लिया, या तो कुछ करेगा या सबके साथ मर जाएगा। उस रात चांद की हल्की रोशनी में गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रेस्टार ने कुछ भरोसेमंद गांव वालों को इकट्ठा किया और सूखा लखड़ा के हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के पास सन्नाटा था, लेकिन उसके पीछे मौत का जाल बिछा था। रेस्टार जैसे ही अंदर घुसा, एक सड़ी हुई बदबू ने सबको रोक दिया। अंदर अंधेरे में कुछ हल्की हरकत हुई और तभी उन्होंने देखा, हवेली के अंदर दर्जनों अधमरे गांव वाले कैद थे। उनकी आंखें सूख चुकी थीं, होंठ फट चुके थे, कई तो भूख से दम तोड़ चुके थे। रेस्टार और बाकी लोग जैसे ही उन्हें छुड़ाने बढ़े, ऊपर से लोहे का गेट जोर से बंद हो गया। अंधेरे में सूखा लखड़ा की डरावनी हंसी गूंज उठी, तुम सबको भी इनकी तरह सड़ाना है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। और फिर सब भागते हुए हवेली से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि अंदर जो उन्होंने देखा वो किसी नर्क से कम नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से, जहां जैसे ही सूरज की आखिरी किरण पहाड़ियों के पीछे छुपती, सन्नाटा चीखों में बदल जाता। हवा ठंडी नहीं, खून सी लगती और गांव के हर घर में दरवाजे बंद हो जाते, क्योंकि जैसे ही अंधेरा उतरता, मौत गांव की गलियों में उतर आती। इस गांव का नाम था धूसर गांव। यहाँ एक अफवाह नहीं, एक सच्चाई जिंदा थी, एक आत्मा जिसकी आंखों में दर्द नहीं, बदला था, जिसे कोई देखता नहीं पर महसूस हर कोई करता था। एक शाम रेस्टार अपनी बाइक पर। कहानी शुरू होती है एक छोटे शांत से गांव से, जहां एक सीधा साधा लड़का रहता था। नाम था रेस्टार। माँ बचपन में चल बसी, बाप शराबी था और अब उसे ही खुद का पेट पालना था। हर रोज सुबह सूरज से पहले उठता और गांव के एक पुराने से कार गैरेज में जाकर काम करता था। एक दिन की शुरुआत जो उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन गाँव में हलचल होती है। गाँव का सबसे अमीर और क्रूर आदमी राजवीर ठाकुर अपनी चमचमाती ब्लैक लैम्बोर्गिनी लेकर रेस्टार के गैरेज आता है। इस कार को रात होने से पहले ठीक कर दो, नहीं तो खुद को कब्र में समझो। रेस्टार डरते हुए सिर झुका लेता है। वो जानता है ठाकुर का नाम ही मौत का दूसरा नाम है। पूरे दिन पसीना बहाकर टूटे हुए पार्ट्स को जोड़कर वो कार को ठीक कर देता है। शाम ढल चुकी थी। रेस्टार थका हुआ गैरेज बंद करके घर चला जाता है। लेकिन उसी गांव में एक चालाक रहस्यमयी चोर था, जिसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे सिर्फ कहते थे काला साया, जो हर रात आता और किसी न किसी की जिंदगी छीन लेता। उसी रात काला साया गैरेज में घुसता है। ब्लैक
लैम्बोर्गिनी चुरा ले जाता है। रेस्टार सुबह आता है, दरवाजा टूटा, सामान बिखरा हुआ और कार गायब। वो कांप जाता है, पसीना बहता है, आंखों में आंसू, क्योंकि वो जानता है कि ठाकुर अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी राजवीर ठाकुर गुस्से में वहाँ आता है। कार कहाँ है कमीने? रायस्थार डरते हुए कहता है, सर कोई चुरा ले गया, मुझे नहीं पता कैसे। राजवीर का चेहरा लाल हो जाता है। वो रेस्टार की गर्दन पकड़ता है। 24 घंटे हैं तेरे पास, या तो कार ला कर दे वरना तेरी लाश को कोई पहचान भी नहीं पाएगा। रायस्थार अकेला था, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, आग भी थी। उसने गांव में फैलाया एक जाल। हर गली, हर छत, हर पगडंडी पर उसकी नजर थी। उसे यकीन था चोर दोबारा जरूर आएगा। रात होते ही वो खुद गैरेज में छिप गया। हाथ में था एक लोहे का हथौड़ा और दिल में था जलता हुआ गुस्सा। आधी रात को वहीं परछाई गैरेज में दाखिल होती है। धीरे धीरे बढ़ता है। काले कपड़े, मुंह पर मास्क, पर रेस्टार उसे देख चुका था। चोर अब रेस्टार के सामने था, खून में लथपथ। तभी चोर मास्क हटाता है और रेस्टार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चोर कोई और नहीं, उसका अपना पिता था। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे पैसे चाहिए थे शराब के लिए। रेस्टार रोता है, जिस कार के लिए मेरी जान जा रही है वो तूने चुराई? रायस्टार का हाथ कांपता है, हथौड़ा गिरा देता है।